लास्ट वीडियो में एक पॉइंट हम पढ़े थे, हाउ इफेक्टिव इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर हमें क्या मिला था? मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है कि नहीं है। उसी में जो पहला फैक्टर है वो ये है मोड ऑफ प्रमलगेशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर करने का तरीका क्या था। दिस रिफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, कि कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में कैसे आया। हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया और उनके पास कितनी अथॉरिटी थी। ये सारे सवालात के जब हम आंसर ढूंढते हैं ना, तो उसके आंसर में ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो इफ़ेक्टिवनेस रहता है वो मिलता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन एक डिफेक्ट डॉक्यूमेंट की तरह रह जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की तरह है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के मिलिट्री लीडर्स या फिर ऐसे लीडर्स के द्वारा बनाया जाता है जो पॉपुलर नहीं है, और उनके पास लोगों को साथ ले चलने की एबिलिटी नहीं है। इस वजह से वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ किताबों तक ही सीमित रहता है। जब हम मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट, तो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि ये बहुत सारे पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स के बाद बनाए गए थे। पॉपुलर नेशनल मूवमेंट क्या होता है कि सारे लोगों ने इकट्ठा होके उस वक्त जिसकी भी राजशाही थी कंट्री पर, उनके खिलाफ लड़ा, फिर सब लोगों ने मिलकर अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की नींव रखी। इस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्टिव है। हालांकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 1946 से 1949 के बीच में बनाया गया था, और नेशनल मूवमेंट की वजह से अलग अलग सेक्शन के लोगों को साथ लेकर चलना आसान हुआ था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेजिटिमेट कैसे है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसे लोग थे जो नेशनल मूवमेंट्स के पार्टिसिपेंट्स थे, और उन लोगों पर लोगों का बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट और रेस्पेक्ट था। क्यों था? क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग जो भी करेंगे देश के हित के लिए करेंगे, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं। तो इसलिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्टिव है। कुछ कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन फुल फ्लेज रेफरेंडम है। दैट मीन्स कि अगर उन्हें कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन करना है, तो फिर वोट के ज़रिए लोगों से वोट लेंगे कि ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसके बेसिस पे ऐड कर देंगे। बट ये इतना लेजिटिमेट सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सपोज़ 51% लोग हाँ कह रहे हैं, 49 ना कह रहे हैं, क्योंकि वोट ज़्यादा लोग दे रहे हैं कि होना चाहिए, तो तुम इस चीज़ को ऐड कर दे रहे हो, लेकिन 49% तो ना भी बोल रहे हैं। तो इसके लिए ये सबके लिए इक्वल राइट्स नहीं दे रहा है। 49% तो नाराज़ ही है ना, भले ही 51% एग्री करते हो। तो इसलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कभी भी रेफरेंडम के कॉन्सेप्ट को नहीं यूज़ किया, बल्कि हम ऐसे लीडरों को चुने जो कि खुद भी नेशनल मूवमेंट्स के पार्टिसिपेंट थे, और उनका गोल जो है इंडिया को बनाना था, ना कि खुद पर्सनल फ़ायदे के लिए उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था। हालांकि द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ वाज नॉट सब्जेक्टेड टू अ रेफरेंडम, लेकिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, इसके रूल्स को माना। तो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उनका जो सपना था इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, वो साकार नज़र आता है। डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतना आसान भी नहीं होता है। इसके लिए नेपाल एक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि 1948 से लेकर नेपाल हैज़ हैड 5 कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद 5 कॉन्स्टिट्यूशन है। 1948 में बनाया गया था, 1951, 1959, 1962 एंड 1990। और ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन को किंग ऑफ नेपाल के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था। जो 1990 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें मल्टी पार्टी कंपटीशन इंट्रोड्यूस्ड किया गया, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं पावर्स जो होती थी वो किंग के पास ही रहती थी। बहुत सालों तक नेपाल में गवर्नमेंट बनाने के लिए आंदोलन भी चले। नेपाल का जो सबसे बड़ा इशू था वो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर किसके पास रहती थी? किंग के पास। नेपाल में कुछ ग्रुप ये चाहते थे कि मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को गिरा के रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाया जाए।
कुछ का ये बिलीफ था कि मोनार्किकल फॉर्म ही गवर्नमेंट रहे, लेकिन जो राजा की पावर्स है उसको थोड़ा सा कम कर दी जाए, और राजा खुद भी नहीं चाहता था अपने पावर्स को कम करना, तो इसलिए उसने क्या किया, 2002 में सारी की सारी पावर्स उसने खुद ही ले ली। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस ने न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की, मतलब नया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की डिमांड की। नेपाल में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल जिस पार्टी का रहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने में, वो पार्टी थी द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। फाइनली अंडर प्रेशर ऑफ पॉपुलर एगिटेशन, बहुत ज़्यादा आंदोलन होने की वजह से राजा को एक नई गवर्नमेंट इंस्टॉल करना ही पड़ा। इस तरह किंग्स की सारी पावर्स गवर्नमेंट को मिल गई और 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बना। फाइनली 2015 में नेपाल ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना सब कुछ बताने का मकसद यही है एनसीईआरटी का, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 1949 में बना आज तक सक्सेसफुली सारे चीज़ों को रन कर रहा है, गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। लेकिन नेपाल में 5 बार कॉन्स्टिट्यूशन बने, कितनी बार एक्सेप्ट किया गया, रिजेक्ट किया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।